आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कुलभूषण जाधव से मुतालिक मामले में आलमी अदालत बराए इंसाफ यानी आईसीजे ने अब से कुछ देर पहले बड़ा फैसला सुनाया है। हेग की आलमी अदालत ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से इसकी सजा का जायजा लेने को कहा है। आलमी अदालत ने जाधव को काउंसलर एक्सेस भी फराहम करने को कहा है। इस तरह कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि कुलभूषण की फांसी पर रोक बरकरार रहेगी। आलमी अदालत के कुल 16 जजों में से 15 जजेस ने हिंदुस्तान के हक में फैसला दिया है और इसी वजह से इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान फांसी की सजा पर फिर से गौर करे। आलमी अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को तोड़ा है। सरकार ने आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि यह हिंदुस्तान की बड़ी जीत है। हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की एक फौजी अदालत की तरफ से कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद हिंदुस्तान ने फैसला आलमी अदालत में चैलेंज किया था। पाकिस्तानी अदालत ने अप्रैल 2017 को बंद कमरे में समाअत के बाद जासूसी और दहशतगर्दी के इल्जाम में हिंदुस्तानी बहरिया के सुबुकदोश अफसर जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। हिंदुस्तान ने सजाए मौत पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया था और इस मामले को लेकर हिंदुस्तान आलमी अदालत में पहुंचा था, जहां पर आज हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। आलमी अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हेग की अदालत ने जाधव की फांसी पर उनकी सजा पर एक तरह से रोक लगाते हुए पाकिस्तान से उनकी सजाए मौत का जायजा लेने को कहा है। अदालत ने इससे भी बड़ी खबर और अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए यह है कि जाधव को काउंसलर एक्सेस भी फराहम करने को कहा गया है। यानी हिंदुस्तान की जो इंतजामिया, जो अफसरान है, वो एक तरह से जाधव से अब मिल सकेंगे, उनकी परेशानियों से एक तरह से वाकिफ हो सकेंगे। तो चलिए आज प्राइम डिबेट में इसी इशू पर हम बात करेंगे। हिंदुस्तान के लिए एक जाहिर सी बात है कि अच्छी खबर है। मेरे साथ कुछ मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। सुभाष गुप्ता साहब हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आइन के माहिर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मेरे साथ दीपक पांडे साहब हैं, बीएसपी के हामी हैं, सपोर्टर हैं। संतोष पाठक साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सलमान निजामी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले सलमान निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जो फैसला आया है कुलभूषण जाधव मामले में आलमी अदालत में, जिस तरह से हिंदुस्तान को एक बड़ी जीत मिली है, क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है मुल्क की, ऐसे में क्या कुछ रिएक्शन कांग्रेस का है इस बड़े फैसले पर? यादव के वर्डिक्ट को हम वेलकम करते हैं और ये सबसे पहले जो है कांग्रेस ने ही अपील की थी कि हर अपोजिशन पार्टी ने कहा था जिस तरीके से उनकी फैमिली के साथ ज्यादती हुई, और कुलभूषण जो है देश का नागरिक है और हम नहीं मानते कि वो किसी भी ऐसे किसी आरोप में मुलविज है जिसको उनको फांसी की सजा हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो सरकार जो है इस वक्त कोई राजनीति करने का समय नहीं है, क्योंकि कुलभूषण जो है एक देश का नागरिक है। इस वक्त अपोजिशन सरकार को एक होकर कुलभूषण के लिए इकट्ठा लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अभी तो सिर्फ स्टे हुआ है, अभी आगे लड़ना है। अभी एक्सेस उन्होंने दिया है, लेकिन क्या आगे हो, ये बहुत पाकिस्तान के साथ मुकाबला है और ये भी एक जंग से कम मुकाबला नहीं होगा। इसलिए सरकार का बिल्कुल ताउन रहेगा, सरकार को पूरा ताउन रहेगा। इस वक्त इस पे राजनीति कोई भी करेगा, मुझे लगता है वो जायज नहीं है। कुलभूषण को सही सलामत देश हम लाना चाहते हैं और हम दुआ करते हैं कि उनकी सेहत सलामती रहे। बिल्कुल।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब से कुलभूषण पाकिस्तान के पास हैं, वहां पर कैद हैं, उसी वक्त से पूरे मुल्क को एक तरह से फिक्र लगी हुई है और जो भी सरकार रही हो सबने एक तरह से यही कोशिश की कि किसी तरह से मुल्क के इस जवान को वहां से छुड़ाकर मुल्क वापस लाया जाए ताकि उनके घर वालों के जो दिन हैं वो उन्हें फिर एक बार वही खुशी मिले जब जाधव यहां पर हुआ करते थे। मैं सुभाष गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा, कानूनी तौर से आज के इस फैसले को कैसे देखा जाए? वाकई में पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। कानूनी तौर पर अगर हम बात करें तो आज का जो निर्णय है जी, वो एक बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बहुत बड़ी जीत हुई है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है अभी जब तक कि फुल अपना प्रोसेस रिव्यू ना कर ले तब तक उसके डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट ना करे। दूसरी बड़ी बात जो ये है वो ये कि पहले पाकिस्तान इस चीज को डिस्प्यूट कर रहा था कि जाधव इंडिया का नेशनल है भी या नहीं, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट दूसरे किसी नाम से है। आज आईसीजे ने ये कह दिया और कि ये एक एडमिटेड पोजीशन है कि जाधव जो है वो इंडियन नेशनल है। तीसरी बड़ी बात ये हुई कि जो हिंदुस्तान ने पहले 16 नोट वर्बेल दिए थे जिनके तहत किसी भी इंसान को अपने काउंसलर से एसेस होती है और पाकिस्तान ने जो मुहैया नहीं करवाई थी वो अब उसको मुहैया हो गई है। चौथी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का ये रवैया और ये कहना कि जो वियना कन्वेंशन 1963 है वो सिर्फ नॉर्मल आदमियों के लिए लागू होता है और जाधव यानी कि एक एस्पियोनेज है जिसके उस पर यह लागू नहीं होगा। कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया और कह दिया कि वियना कन्वेंशन 1963 आर्टिकल 36 के तहत जाधव को वो सभी राइट्स अवेलेबल हैं जो किसी भी एक नागरिक को होते हैं। तो ये एक जीत काफी बड़ी हुई है, लेकिन ये साथ साथ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये अभी एक तरह का एक इंटरिम ऑर्डर है जिसके अंदर पाकिस्तान को कहा गया है कि पाकिस्तान अपने फुली रिव्यू करे इस सिचुएशन को और जब तक कि इसको रिव्यू नहीं कर लेता है तब तक उसको एग्जीक्यूट ना करे डेथ सेंटेंस को। कोर्ट के अंदर आज ये भी मामला उठा कि पाकिस्तान की जो फौजी अदालत है उसके अंदर तो लॉ ग्रेजुएट्स होते ही नहीं है, तो वो कानून की जो है पूरी तरह से जो है परख नहीं कर पाते हैं। कोर्ट ने इस बात को भी कंसीडर किया और कहा कि पूरा कानून का जो है पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और उसके बाद कुछ कहेंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है एक बड़ी चीजें हैं और इसमें मैं ये समझता हूं कि ये कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सबके लिए ये एक हिंदुस्तान की एक नेशन की जीत है कि उसने अपना केस जो है प्रेजेंट किया एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने और उसमें एक जजमेंट लिया गया, उसमें एक निर्णय लिया गया जो 15:1 की रेशो से लिया गया, यानी कि आईसीजे के 15 जज जो हैं वो भारत की बात से सहमत हैं और सिर्फ एक जज जो कि पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वही भारत की बात से सहमत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका। लेकिन हमारी असल जीत तो उस दिन होगी जिस दिन कुलभूषण जाधव को हिंदुस्तान हम वापस लेके आएंगे। मेरे साथ इस बीच रिफत जावेद साहब सीनियर सहाफी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं प्राइम डिबेट में। रिफत जावेद साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। रिफत जावेद साहब, इस पूरे फैसले को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान को 3 बड़े झटके लगे हैं। एक तो सजाए मौत पर रोक लगा दी गई है, इसके अलावा काउंसलर एक्सेस भी एक तरह से कुलभूषण जाधव मामले में हिंदुस्तान को मिलेगा। तो 3 बड़े झटके। अब इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए आज के इस फैसले के बाद? देखिए यहाँ पे सिर्फ जीत यही नहीं है कि उनकी फांसी पर रोक लगा दी गई है। जो 2 चीजें बहुत ही अहम है उसको हमें गौर से देखना चाहिए कि ये किस तरह से पाकिस्तान की शिकस्त है और इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो ट्रायल चलेगी कुलभूषण जाधव के खिलाफ। देखिए हुआ क्या है कि सिर्फ रिव्यू करने के लिए आईसीजे ने नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इफेक्टिव रिव्यू। तो अगर ये पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट अगर ये सोच रहे थे कि हम इसको लंबा लटकाएंगे और इस मामले को ये करेंगे और मामले को बिल्कुल
कहते हैं ना कि ब्रशिंग अंडर द कारपेट कर देंगे, तो वो नहीं होगा। इफेक्टिव का मतलब ही यही है कि वो दिखाई देना चाहिए कि आप जो रिव्यू कर रहे हैं वो पहले जैसी कैंगरू कोर्ट की तरह नहीं होनी चाहिए सुनवाई, इफेक्टिव रिव्यू यहां पे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग कह रहे थे कि जासूस है जासूस है। अब ये है कि इन्होंने ये सही बात है कि आईसीजे ने ये नहीं कहा कि जासूस नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये जासूस है। ये इन्होंने ये कहा है कि तब तक सजाए मौत पे रोक लगाई जानी चाहिए जब तक कि आप इसको ये ना कर दे। आप देखिए यहां पे दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आज हम जिस तरह की जीत की बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि हमने बहुत ही अग्रेसिव इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करी थी सुषमा स्वराज की लीडरशिप में। सुषमा स्वराज आज वो नहीं है, लेकिन उनको कितनी दुआएं आज लग रही होंगी कि उन्होंने हरीश साल्वे को उन्होंने अपॉइंट किया और बिल्कुल अग्रेशन के साथ वहां पे जाकर के ऐसी लीगल जो फाइट वहां पे माउंट की कि जिसका नतीजा यह है कि 16 में से 15 जो जजेस हैं वो हमारे साथ हैं। वरना आपको याद होगा कि दिसंबर 2017 में जब कुलभूषण जाधव की मां और उनकी बीवी वहां गई थी मिलने के लिए, तो किस तरह से बेइज्जत किया गया था। उनके मंगलसूत्र उतार दिए गए थे, उनके जूते उतरवा दिए थे, उनके कपड़े बदलवा दिए थे। मतलब ये सिर्फ जलील करने की साजिश थी। अब आज के फैसले के बाद तो ये तय है कि अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पे अगर अपनी लाज रखनी है, चूंकि इनकी बड़ी हजीमत हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो अगर उसको अगर बरकरार रखना है तो इनको कुछ नया करना होगा। और खुद इमरान खान ने ये जब वो वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान चाहते हैं। तो मेरा मशवरा उनको ये होगा कि नया पाकिस्तान तो तब होगा जब आप कुलभूषण जाधव को रिलीज करके इंडिया भेज दें, उनके ह्यूमन राइट्स की आप इज्जत करें, उनको इंडिया भेजें और फिर आप नए पाकिस्तान की ये करें। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड तब उनकी रिहाई तब तक मुमकिन नहीं होगी जब तक कि भारत उसी अग्रेशन के साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ना करे जिस अग्रेशन के साथ वो 2 साल से करते आ रहे हैं। ये मोदी सरकार को और जो भी बीजेपी के आपके यहां नुमाइंदे हैं उनको उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि उसी अग्रेशन के साथ, उसी जारहियत के साथ आपको बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी करनी होगी, तभी कुलभूषण जाधव की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। बिल्कुल। मैं इससे और आगे बढ़ के अगर बात करता हूं संतोष जी, आज कोर्ट ने कहा, आलमी कोर्ट ने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की एक तरह से खिलाफ वर्जी की है, उस कन्वेंशन को एक तरह से तोड़ा है। मतलब कोर्ट ने इस चीज को माना है कि कहीं ना कहीं गलती पर है पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल हुरैया साहब, मैं रिफत जावेद जी ने जो बातें कही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने तमाम बातें कही कि वाकई एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। एक बड़ी बात जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में फैसला क्या हुआ, जब सबसे पहले भारत जब इस मामले को लेकर गया था उस समय पाकिस्तान का एक पक्ष यह था कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का यह जुरिक्शन नहीं है कि वो इस तरह के मुकदमे की सुनवाई करे। यह सबसे पहला सवाल था। आज जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जो फैसला दिया 16-0 यानी सर्वसम्मति से, यानी पाकिस्तान की तरफ से भी जो न्यायाधीश महोदय साहब थे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, उन्होंने भी माना कि नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह जुरिक्शन है कि वो इस तरह के मामले की सुनवाई कर सकता है। इसके बाद काउंसलर एक्सेस को लेकर, इसके बाद कि किस तरह से न्याय नहीं दिया गया, किस तरह से सही तरीके से व्यवहार नहीं किया गया, उसमें 15-1 से फैसला हुआ। शायद यह वक्त थोड़ा सा आगे बढ़कर यह भी सोचने का आ गया है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसने अपने देश को एक तरह से बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी इसी तरह के व्यक्ति भेजते हैं। वो पाकिस्तान के थे, 15-1 से फैसला दिया। मुझे लगा कि शायद दिमाग में उनके ये चल रहा होगा कि मुझे वापस पाकिस्तान भी तो लौटना होगा यहां से रिटायर होने के बाद, तो इसलिए ये 15-1 बेहतर यह होता कि ये सर्वसम्मति से फैसला आता। जो माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, कम से कम पाकिस्तान के न्यायाधीश महोदय को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में बैठकर यह तो सोचना चाहिए कि हमें दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक तरह से एक जो ऑरा बना हुआ है, जो प्रभाव बना हुआ है, जो नैतिक बल बना हुआ है, उसको बनाए रखना है, उसको बचाए रखना है। सबसे बड़ी बात इस फैसले से क्या आया, जो सुषमा स्वराज ने मेहनत की, अभी जो विदेश मंत्री है, विदेश सचिव हुआ करते थे, उन्होंने मेहनत की। मोदी सरकार की जो अपनी एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, उसका एक बड़ा फायदा हुआ कि 15-1 से यह फैसला हमारे फेवर में आया। लेकिन इसके साथ साथ ये दुनिया में एक मैसेज भी गया कि अब ये भारत पुराना भारत नहीं है। देखिए ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है या पाकिस्तान में जो भारतीय हैं उनका नहीं है। पाकिस्तान के गाल पर तो करारा तमाचा पड़ा ही है। पाकिस्तान को ये समझा तो दिया ही गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर का माहौल बना रखा है, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह का माहौल नहीं बन सकता। न्याय होना नहीं बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है, कह दिया है। लेकिन दुनिया के सामने भी भारत ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है
है, एक कड़ा संदेश दिया है कि भारत बदल रहा है, भारत तेजी से बदल रहा है और अपने एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह से तैयार है तमाम कदम उठाने के लिए। और अब निश्चित तौर पर जिस तरह से रिफत जावेद साहब ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपना काम कर दिया, अब पाकिस्तान को फिर से जो पूरा ट्रायल प्रोसेस है वो शुरू करना होगा और यहां पर भारत को डिप्लोमेटिक प्रेशर और ज्यादा, आज हाफिज सईद का हमने देखा कि किस तरह से गिरफ्तार किया गया, हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह से कई बार कर चुका है, लेकिन और ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की बात है। इमरान खान साहब जो कह रहे थे नया पाकिस्तान, उनको सोचना होगा कि अगर वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो इस तरह के जेस्चर उनको दिखाने होंगे, इस तरह की गुडविल जो एफर्ट्स है वो उनको करके दिखाना होगा, क्योंकि भारत को इतनी बार वो ठग चुके हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान पर भरोसा करना आसान नहीं है। तो अब पाकिस्तान अगर नया पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो उन्हें इस मामले में कुलभूषण जाधव के मामले में भी कहीं ना कहीं से बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम अब तो दिखा के उनको छोड़े। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से आलमी अदालत का फैसला है, एक तरह से अब जो गेंद है वो पाकिस्तान के पाले में है कि पाकिस्तान का क्या कुछ रुख होगा, यह देखना बहुत अहम होगा कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जो बातें पाठक जी ने बताई और जो बातें रिफत जावेद साहब ने बताई, वाकई में अब गेंद पाकिस्तान के एक तरह से पाले में है और पाकिस्तान को ही अब सही कदम उठाना होगा। उसके एक मुस्तकबिल और फ्यूचर का भी यहां पर एक तरह से सवाल है। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अश्विनी उपाध्याय जी भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत इस्तकबाल और वेलकम। और अश्विनी उपाध्याय जी, अच्छी खबर यही है कि हिंदुस्तान के लिए, हमारी सरकार के लिए, बल्कि हम तमाम नागरिकों के लिए भी एक अच्छी खबर आज हेग से आई है, जहां पर हिंदुस्तान की बड़ी जीत हुई है। अश्विनी जी, देखिए, मैं आपको आज अभी कुछ एक जगहों पे मैं अभी जहाँ हूँ, हमारे आसपास मैंने देखा कि लोग निकल के पटाखे फोड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मतलब इतनी खुशियां है, सोचिए एक आम जन के मानस में। तो मुझे लगता है ये केवल सरकार की जीत नहीं, ये केवल हमारे वकील की जीत नहीं, ये केवल विदेश मंत्री की जीत नहीं, इनफैक्ट ये भारत की जीत है। भारत का जनमानस आज जीता है और जो जनमानस की भावना थी, मुझे लगता है कि कोर्ट ने उसको समझा है। इस केस को जिस तरीके से किया गया, उसके लिए एक आम जनता के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, बल्कि एक जनता, आम जन के नाते भी मैं सरकार को, प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को और खास तौर पे हरीश साल्वे साहब जो इस पूरे मामले को लेके वहां इतने दिन से बने रहे, अपनी पूरी टीम लेके, उन्होंने अपना सारा प्राइवेट मैटर छोड़ दिया। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में साथ में कई बार काम कर चुके हैं जी। उन्होंने अपने प्राइवेट, मतलब वो चाहते थे इस दौरान इस केस के लिए उन्होंने कम से कम अपना 50 करोड़ का नुकसान किया। बहुत महंगे वकील हैं, बहुत महंगी फीस लेते हैं, एक बार में 10-10 लाख रुपए लेते हैं 5 मिनट की अपीयरेंस के लिए हो। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पे आए नहीं, 6 महीने से वहीं जाके बैठे रहे, वहीं तैयारी करते रहे, वहीं पूरी बहस करते रहे। तो ये बधाई के पात्र है। दूसरी बात मैं आपको जो बताऊं, ये पता नहीं पाकिस्तान के हुक्मरान इतने भी बेवकूफ नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि आतंकवाद सबके लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल। लेकिन जो वहाँ स्थितियां बन गई, जो उन्होंने सांपों को दूध पिलाया, अब वो सांप इतने, वो सांप क्या, वो पूरे बड़े नाग बन चुके हैं और उनसे डर के नाते वहाँ की लगता है कि पूरी सत्ता, वहाँ के जो नौकरशाह है, वहाँ के लोग, जो सरकार है, वो कहीं न कहीं कट्टरपंथियों का आगे एकदम झुकी पड़ी है, दबी पड़ी है। अदरवाइज परेशान वो भी उतने हैं, हम जितने भुक्तभोगी हैं, पाकिस्तान भी की आम जनता भी उतनी भुक्तभोगी है। लेकिन वहाँ की जो सत्ता है, वहाँ की जो सरकार है, वो कहीं न कहीं कठपुतली बनी हुई है। अब टाइम आ गया है कि वहाँ की सरकार, इमरान साहब जो बार बार कह रहे थे कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो इस चीज को समझे, वो लड़े। अगर वो वहाँ के आतंकवादियों से लड़ेंगे, भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। वो वहाँ के चरमपंथियों से लड़े, भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। वो वहाँ पे गरीबी से लड़े, भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो इन सबसे लड़ने की बजाय वहाँ के लोगों के, जो वहाँ पे जो चरमपंथी हैं, जो अलगाववादी हैं, हाफिज सईद टाइप के लोग हैं, जब वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं और नहीं खड़े होते तो इनडायरेक्ट में कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है हमारे संबंध, भारत के संबंध, पाकिस्तान के संबंध आज तक नहीं बन पाए। आगे कब बनेंगे, इस पे मुझे लगता है भविष्य का भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है अभी। बिल्कुल। अश्विनी जी, जितने पैनलिस्ट हमारे पास बैठे हैं, सभी का ये मानना है और कहना है कि जो मोदी सरकार की एग्रेसिव जो डिप्लोमेसी है, उसी का नतीजा है जो आज इस तरह का फैसला हुआ और हिंदुस्तान की बड़ी जीत हुई है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मामले में, मुझे लगता है
अब तो ये लोग बार बार ये कह भी रहे हैं कि लोग पहले पूछते थे प्रधानमंत्री बाहर जाके क्या कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि अब आज सबको समझ में आ गया प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे बाहर जा जाके बार बार। या ऐसी चीजें भी बार बार आम जनता में ये बातें हो रही हैं। इस चीज को आप समझिए, कुलभूषण जाधव ही नहीं, भारत का एक एक नागरिक हमारे अगर कहीं बाहर फंस जाता है उसको बचाना, उसके साथ खड़े होना। नहीं, बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी ने तो वाकई में मिसाल कायम कर दी थी। कई ऐसे मामले आए थे, इस तरह के कई मामले जो इराक के कई मामले थे। दिल्ली की महिला, एक दिल्ली की महिला जाके फंस गई थी, उसको भी कैसे निकाला गया, उसको भी पूरा सरकार ने सपोर्ट किया। बाहर जितने भी चाहे गल्फ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में हमारे जितने भी नागरिक रहे उनको भी निकाल के लाया गया। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कुलभूषण जाधव आएंगे, वो भारत आएंगे, सकुशल आएंगे और जल्द आएंगे। और असल जीत उसी दिन होगी हमारी जिस दिन कुलभूषण हिंदुस्तान आ जाएंगे, निश्चित रूप से। और हम ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान को सद्बुद्धि दे, वो भ्रष्टाचार से लड़े, अलगाववाद से लड़े, आतंकवाद से लड़े। भारत उनके साथ खड़ा है, वो कृपया भारत के साथ न लड़े। भारत के साथ लड़के 70 साल से लड़ते रहे, भारत आज कहां पहुंच गया और वो कहां पहुंच गए, इस चीज को समझे हो। बिल्कुल। मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगा, दीपक पांडे, कि पाकिस्तान को तो एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन जिस इशू पर हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान की एग्रेसिव डिप्लोमेसी है हमारे मुल्क की, हमारी इस सरकार की, जिसकी वजह से ये दिन हमें आज देखना पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान को हेग की अदालत में बड़ी जीत नसीब हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कि आप जैसा देख सकते हैं कि 15-1 से कुछ जो मानक थे उस पर 15-1 से कुछ पे 16 से ही भी हम लोगों को जीत मिली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप देखिए पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खाने की पड़ती है। आप अभी पिछले समय जब बालाकोट हुआ था तो जब हम अभिनंदन वहां पकड़े गए थे तो पहले पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, हमने 2 पायलट पकड़ रखे हैं, फिर उसने तो क्या होता है कि उनके पास अगर कोई चीज आ जाती है जैसे इंडिया की, तो उसको अपना एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ला करके ऐसे पेश करते हैं जैसे लगता है कि सारा दोष भारत का है और वो इतने सज्जन लोग हैं कि अब बस खाली वो अपनी बचत के लिए, अपनी जो सुरक्षा के लिए वो सारे कदम कर रहे हैं। लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जाता है तो अपने आप को वो लोग फिर जाकर के जो एक्सपोज हो जाते हैं उसको बता नहीं पाते। आपने देखा होगा पिछले कितने बार वो लोग एक्सपोज हुए हैं कि उनका दोहरा चरित्र है, और वो वही आज अब की बार फिर वही हुआ है कि उनका जो दोहरा चरित्र सामने आया है। वो बोल रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट में चलने लायक नहीं है और ये चीजें ऐसी है। तो ये सब चीजें हैं कि जो दोहरा चरित्र जो अपने मतलब होता है कि अपनी पॉलिसी बना करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद और पाकिस्तान में चरमपंथी इतना जड़ जमा चुकी है कि वो लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। वो अपने हिसाब से चरमपंथी और आतंकवाद अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। जब उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दबाव पड़ता है कि पाकिस्तान जो बोया उसी को एक तरह से काट रहा है और पाकिस्तान भी इसमें एक तरह से बहुत मुश्किल में है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। दीपक, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे अभी कि मोदी जी जो बाहर मुल्कों के दौरे करते हैं, अपोजिशन लगातार उस पर तनकीद करता है, तो ये उन दौरों की ही देन है जो आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक पहचान बनी है, हिंदुस्तान का एक दबदबा है। जी देखिए, बिल्कुल नहीं, दौरे की बात अच्छी है, आप गए, ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। यहाँ पे मोदी जी या मैं ऐसी कुछ नहीं बात कर रहा, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे हमारा पक्ष मजबूत था। हमारे जो बात रखने वाले हरीश साल्वे जी थे या फिर हमारा पक्ष था इतना मजबूत था इसे कोई काट नहीं सकता। अगर हम मजबूत नहीं होते, हमारा पक्ष मजबूत नहीं होता तो वहां पे जाकर के हम क्या कर सकते थे, कितना बड़ा भी फेस हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, लेकिन वहां पे देखना पड़ेगा कि हम लोग अगर सही हैं तो वहां पे हमें कुछ नहीं देखना कि हमारा नेता कौन है, हमारा क्या है, हम मजबूत हैं, हम वहां पे सही हैं। हमारा जो कुलभूषण जाधव जी हैं वो सही है, हमारा देश सही है, हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम कोई आतंकवादी वहां पे कोई जासूस नहीं भेजे थे, तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे, हम जीतेंगे ही। रिफत जावेद साहब, कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं? रिफत जावेद साहब, क्या वाकई में पीएम मोदी ने जिस तरह से अनगिनत दौरे किए बाहर मुल्कों के और हर एक महीने में कई उनके दौरे इस तरह के हो जाते थे, हमने देखा पिछली उनकी सरकार में और इस बार भी उनके दौरे हो रहे हैं, क्या वाकई में इन दौरों का ही असर है कि हिंदुस्तान की एक छाप, हिंदुस्तान का एक दबदबा पूरी दुनिया पर अब देखने को मिल रहा है?
देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज, कई पॉलिसीज का बड़ा शदीद मुखालिफ रहा हूं। मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, लेकिन एक एज ए जर्नलिस्ट जब वो चीजें अच्छी होती है तो तारीफ भी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जब मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट जब डिक्लेयर किया गया तो मैं सबसे पहला जर्नलिस्ट था जिसने वो ट्वीट करके उनकी तारीफ की थी, वो वायरल भी हुआ था। आज जो हुआ है वो इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है उसको क्रेडिट मिलनी चाहिए, जो डिप्लोमेटिक विन है और बहुत बड़ी विन है। इसमें हमें वी शुड नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश, बहुत खुले दिल से ये तारीफ करनी चाहिए कि यही सरकार की जीत है। लेकिन इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देना कि उनके फॉरेन ट्रिप की वजह से, देखिए डिप्लोमेसी जो होती है वो मल्टी लेयर होती है, सिर्फ एक फॉरेन ट्रिप से नहीं होती है। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये सब तमाम चीजें जो मुख्तलिफ ममालिक में जो आपकी एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, तो ये कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा होता है। तो यहां पे मैं अश्विनी भाई से मैं डिसएग्री करूंगा कि सिर्फ उनके फॉरेन ट्रिप को हम नहीं ब्लेम ये कर सकते कि उसकी वजह से हुआ है, बट नॉनदलेस ये इंडियन गवर्नमेंट जो अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनकी डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी विन है। देखिए हुआ क्या है कि किसी भी ताकतवर कंट्री की पहचान ये होती है कि वो अपने एक नागरिक, एक शहरी की जान की कीमत को कितनी अहमियत देता है। ये चाहे वो आप अमेरिका को देख लें, यूके को देख लें, वो अपना उनका एक भी शहरी दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा वो पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं उसको बचाने के लिए। पहली मर्तबा ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक शहरी है वहां पे कुलभूषण जाधव, वो फंसा हुआ है, उसकी जान के लिए इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। और जैसा कि अश्विनी भाई ने कहा कि हरीश साल्वे को छोटे मोटे लॉयर नहीं है, बहुत महंगे लॉयर हैं, बावजूद इसके कि उनको वहां पे भेजा गया और उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया। यह भी कहना गलत होगा कि सरकारी पैसे से उनको भेजा गया, सिर्फ 1 रुपया लिया था उन्होंने सिर्फ, और वो जाकर के वहां पे गया और अपनी पूरी ताकत झोंक करके, जिसका नतीजा आज हमको देखने को मिल रहा है कि देखिए पाकिस्तान को आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि आप वियना कन्वेंशन को आपने ब्रीच किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये उन्होंने कहा कि आपने वियना कन्वेंशन को ब्रीच किया है। और दूसरी उस पर यह बाज़ाब्ते रिक्वेस्ट नहीं की है, कहा है कि आप इफेक्टिव रिव्यू करें। इफेक्टिव रिव्यू का मतलब यह है कि जो डेथ सेंटेंस मिलिट्री कोर्ट ने किया था उसकी पूरी तौर पे आपको रिव्यू करनी पड़ेगी और इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। तो ये जो दो चीज है, लेकिन मेरी फिर भी ये गुजारिश ये होगी और मैं देखना चाहूंगा कि मोदी सरकार जो है, चूंकि अब फॉरेन मिनिस्टर बदल गए हैं, तो क्या उसी शिद्दत के साथ अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी को जारी रखेगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो माफ कीजिएगा कि हमारे लिए कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के कैद से रिहा करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष पाठक जी, जो बात रिफत जावेद साहब कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो काम सुषमा स्वराज जी ने इस डिप्लोमेसी के मैदान में किया था, क्या वही काम एस जयशंकर साहब कर पाएंगे? क्या उनके सामने वाकई में चैलेंजेस होंगे? क्योंकि जो भी आज फैसला आया है, जो भी आज नतीजे हैं, ये काम तो बहुत पहले सुषमा स्वराज के ही हाथों हुआ था। क्या वाकई में उसमें कोई फर्क आएगा या वाकई में शंकर साहब ये काम कर सकते हैं जो हमारे मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं? देखिए, बिल्कुल हुरैर साहब एस जयशंकर पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं और ये जो पूरी एक डिप्लोमेटिक जो विन है, जैसा कि उन्होंने रिफत जावेद साहब ने भी कहा कि पूरी एक मल्टी लेयर जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, इसके अलावा जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं कि अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री के लेकर अलग से एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, कई लेयर पे बातचीत होती है। तो इसमें एक पूरा जो एक विंग होता है वो इन्वॉल्व होता है। जहां तक वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात है, विदेश सचिव रह चुके हैं और विदेश सचिव रहने के नाते वो अच्छी तरह से समझते हैं कि मोदी सरकार का जो पहला टेन्योर था, एक एक व्यक्ति, एक एक भारतीय की जान कीमती है, ये एक मैसेज किस तरह से दिया गया, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे वो गल्फ देशों की बात हो, दुनिया के किसी भी देश में अगर भारतीय फंसे तो विदेश मंत्रालय ने बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई की। और कुलभूषण जाधव के मामले में तो इतनी एग्रेसिवली कार्रवाई की गई कि हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील, महंगे वकील वहां चले गए अपनी टीम को लेकर, सिर्फ 1 रुपया लेकर। दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत ने इस मसले पर संपर्क किया, अलग अलग तरीके से बातचीत की गई, एक मैसेज देने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये रहा कि 15 जजों ने भारत का साथ दिया। तो इसमें जो तमाम लोग इन्वॉल्व थे, निश्चित तौर पर जो वर्तमान विदेश मंत्री है, एक बड़ी कामयाबी आज भारत को मिली है और वो नहीं चाहेंगे कि ये कामयाबी हाथ से चली जाए। तो अब जब दोबारा से पाकिस्तान को ट्रायल शुरू करना है, क्या वो मिलिट्री कोर्ट में होगा या वो सिविलियन कोर्ट में होगा? क्योंकि जो लब्बो लुआब है इस फैसले का यही है कि आपको सिविलियन कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। तो सिविलियन कोर्ट में जब होगा, क्या काउंटर एक्सेस किस तरह से दिया जाएगा? क्या पिछली बार जिस तरह से दिया गया था, जब कुलभूषण जाधव की पत्नी गई थी वहां पर जिस तरह से बेइज्जत किया गया था, क्या पाकिस्तान उसी तरह से करेगा या इस बार
बार पाकिस्तान बदला व्यवहार करेगा। निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री और खासतौर से प्रधानमंत्री की इस पर निगाहें जरूर होगी और भारत इस जीत को खोना नहीं चाहेगा। कुलभूषण जाधव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं वो भारत की जो इज्जत है, जो प्राइड ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, उससे जुड़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जो बड़ी जीत मिली है उससे भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है और निश्चित तौर पर ये तब और ज्यादा ऊंचा होगा जब हम कुलभूषण जाधव को वापस भारत की इस धरती पर ला पाएंगे। कुलभूषण जाधव वापस भारत की इस धरती पर आकर अपनी भारत माता को, अपने मिट्टी को जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखना यही होगा कि पाकिस्तान पर कैसे भरोसा किया जाए या जिस तरह का जो फैसला आया, क्या पाकिस्तान उससे दबाव में होगा और पाकिस्तान का क्या कुछ अगला कदम होगा, उस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। और हमें यह भी याद रहना चाहिए कि आज के फैसले में हिंदुस्तान को रिहाई की मांग एक तरह से उसने जो की थी वो एक तरह से खारिज हो गई। इसके क्या कुछ माने निकाले जाए, इन्हीं तमाम सवालों पर हम और चर्चा करेंगे। यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की हेग की अदालत में हिंदुस्तान को मिली बड़ी जीत की पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, जहां पर कुलभूषण मामले को लेकर 16 जजों में से 15 जजों ने हिंदुस्तान का माफ किया, सपोर्ट किया और एक जज पाकिस्तान के हक में गए जो खुद पाकिस्तानी थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो फैसला आया है क्या इससे पाकिस्तान दबाव में होगा, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए? और सवाल ये उठ रहा है कि इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान का आखिर क्या कुछ कदम होगा, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सुभाष गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर पाकिस्तान पर किस तरह का दबाव होगा जिस तरह का यह फैसला आया है, क्योंकि 16 जजेस में से हमने देखा कि 15 हिंदुस्तान के हक में थे और एक जज पाकिस्तान के हक में, और कई बड़ी बातें हैं जो हिंदुस्तान के हक में जाती हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का दबाव होगा या कितना दबाव होगा? पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दबाव है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब उनकी बात के ऊपर 15:1 का जजमेंट या 15:1 का डिसीजन होता है, तो ये अपने आप में ये कहना है कि पूरी दुनिया की जो जुडिशियल मशीनरी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। उनका एक अपना नुमाइंदा, जो उनका एक अपना जज है, वही उनके साथ है, वो भी उनके साथ पूरी तरह से नहीं है। ये एक इंटरनेशनल प्रेशर है जो पाकिस्तान के ऊपर बनेगा। और इससे दूसरा बहुत बड़ा प्रेशर जो ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिसका कि भारत बहुत बड़ा चैंपियन रहा है, वो अपनी एक बात रख सकेगा दुनिया के अंदर। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान इसको फैसले को लागू नहीं करता है और इफेक्टिव रिव्यू नहीं करता है और जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट सीन टू बी डन इस प्रोसेस से नहीं जाता है, तो आईसीजे के पास कोई मशीनरी नहीं है कि वो किसी को एग्जीक्यूट कर सके और कह सके कि या इसको ना करो। आईसीजे जो है सिर्फ सलाह दे सकती है। भारत के पास आज की जीत से एक बहुत बड़ी जीत जो ये मिली है कि अगर किसी तरीके से पाकिस्तान आज के दिए गए निर्देशों को नहीं लागू करता है, तो भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा ले जा सकता है और वहां पर इसके बारे में चर्चा और बहस हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी आज एक ये जो स्टेपिंग स्टोन जो मिला है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, इससे ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इस बीच पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कामरान साकी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कामरान साकी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कामरान, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है जिस तरह से हेग की अदालत ने कई फैसले हिंदुस्तान के हक में सुनाए हैं, ऐसे में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका। देखिए, आलमी अदालत है, उसका हक है कि वो आपको कोई भी फैसला जो है वो करे और मामला को लेकर आगे चले। हम उनका एहतराम करते हैं। ताहम पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मकसद है और उसके पास सबूत मौजूद हैं कि कुलभूषण जो है वो यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आया, कोई यहाँ पे तब्दीलियाँ तब्दील करने नहीं आया, कोई किसी और हैसियत में नहीं आया, बल्कि जो सूफी का इल्जाम है उसके ऊपर और जो पाकिस्तानी अदालतों के अंदर जो है वो जो उसके ऊपर ट्रायल कराए और उसे मौका दिया गया उसमें, तो उसमें वो साबित नहीं खुद से कर सका, अपने जो इल्जाम है उन्हें रद्द नहीं कर सका। इसके नतीजे में भी अगर आईसीजे समझती है कि अभी भी जरूरत है इसे दोबारा से देखने की, तो यकीनन पाकिस्तान उसे देखेगा और उसका ट्रायल जो है वो दोबारा से कर लेगा। ये तो एक आम आदमी को भी हक दिया जा सकता है, तो अगर कोई इतराज हो तो उसे उसके ऊपर जो है वो अपील कर सके। तो हम पाकिस्तानी अदालतों में अपील भी जो है वो मुस्तरद हो सकती थी और उसे जो है वो फांसी का फैसला किया गया।
बिल्कुल। लेकिन कामरान, अब इस फैसले के बाद एक तरह से जो गेंद है वो पाकिस्तानी सरकार के पाले में है, इमरान खान के एक तरह से पाले में है। अब क्या पाकिस्तान को एक अच्छा कदम यहां पर नहीं उठाना चाहिए? जितना प्रेशर, आलमी प्रेशर पाकिस्तान पर है, और अब ये एक अच्छा मौका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करीब आने का, लेकिन इसमें पहल अब पाकिस्तान को ही करनी होगी। कामरान, तो हमेशा से ही पाकिस्तान जो है वो पहल करता आया है, लेकिन बात इसमें ये देख लीजिए कि लेकिन इंडिया की जानिब से क्या देखा जा रहा है। हमने जब भी हाथ दबाने की कोशिश की, हमने जब भी जो विपक्ष भी है उस समय तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने की कोशिश की। इंडिया जो उनकी अपनी मीडिया है और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसकी अपोजिशन है इंडियन हुकूमत की, वो इतना दबाव डालती हैं, इतने एहतजाज इंडिया के अंदर उसको लेकर ये मामला उठते हैं कि वो अपने डेलीगेशन को वापस बुलाने तक और बयानात और उससे भी पीछे चला जाता है। अब करतारपुर को लेकर आप देख लीजिए, क्या इससे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां कम नहीं होंगी? ये किसका इनिशिएटिव था? ये क्या इसमें पाकिस्तान ने पहले की? अगर सिख यात्रियां इंडियन आप उन्हें कह लीजिए, जैसे आप उन्हें अपने शहरी तस्लीम करते हैं, हमारी साइड पे वो लोग रहते हैं, अगर वो नजदीक आएंगे, रास्ते खुलेंगे, तो क्या उससे दूरियां कम नहीं होंगी? ये तो चीजें अब मैं कहूँ आपको कि कोई बम्बई होता है तो खुदा न खास पाकिस्तान से अगर कोई लोग वहाँ पे गए हों तो मैं कहूँ नहीं कि उन्हें छोड़ दें, वो बड़े अच्छे बंदे थे, वो तो वक्त की जरूरत थी तो हमने भेजे, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाकया हो या मौका है तो आप उन्हें मैं कहूँ नहीं दूरियां कम करने के लिए आप इसे छोड़ दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम परमिशन को बिना वजह छोड़ दें और चीजें हों। लेकिन कामरान, आज आपने हेग की अदालत में देखा कि 16 में से 15 जजेस हिंदुस्तान के हक में हैं, कुलभूषण जाधव के हक में हो जाते हैं, सिर्फ एक जज जो पाकिस्तान से ही आते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के हक में गए। तो पूरी दुनिया की जुडिशरी जो है वो हिंदुस्तान के हक में इस मामले में। देखिए, आप अगर तफसीली फैसला इसका सुने और इसके जो डिटेल्स हैं वो देखें, आप जो चीजें बताएंगे और जो आपके जो इंडियन मीडिया है वो उसे पोर्ट्रेट करेगा तो आपको लगेगी कि आपकी पता हो गई। जो हम चला रहे हैं तो हमारा ये पता है कि हम आपको वापस नहीं देंगे दहशत को। कंडीशन है जो हमारी नजरों में है, हो सकता है आपके लिए वो बड़ा हीरो हो, तो बड़ी उसकी कुर्बानियां हो आपके अफवाज के लिए, आपके मुल्क के लिए, बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन हमारी सरजमीन में किस तस्वीर से वो आया हो, जो हमारा कानून और आइन कहता है वो टेररिस्ट है। और ये हमारी बड़ी पता है कि कहीं ICJ होगी तो कह सकती थी कि इसे इंडिया के अंदर वापस कर दिया जाए और ट्रायल वहां पे चलेगा, या ये जो आपने पाकिस्तान में मुकदमा पेश किया ये दूसरा था और इसे जो है वो वापस कर दिया जाए। ये भी तो हमारी पता है कि वो हमारे पास ही है, हमारे कब्जे में ही है, और हम उसमें पर अगर दोबारा भी ट्रायल किया चलाना पड़ता है तो हमारे पास बहुत बहुत शवाहिद मौजूद हैं और पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि वो साबित कर सकता है कि वो ठीक है। सलमान निजामी साहब, कामरान आप मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, जिस तरह से हिंदुस्तान की रिहाई की मांग एक तरह से कोर्ट में आज खारिज हो गई और कामरान उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जीत है, कैसे इसे देखा जाए? देखिए, इसको पाकिस्तान की जीत कैसे करार दिया जाए? सही कौन सा कानून कहता है, कौन सा इंसाफ है, कौन सी जो है कानून की एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ये है कि जिसने ये कहा कि आपको लीगल एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा है। आप कैसे वो अपनी मासूमियत या अपना जो है निर्दोष कैसे साबित हो सकता है व्यक्ति जब उसको लीगल एक्सेस ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक बिहेवियर किया। एक शख्स जिस पे आपने इल्जामात लगाए उसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं है। आपके पास एविडेंस होता आप आज इंटरनेशनल कोर्ट में प्रोड्यूस करते। आज आपने ही कहा कि 16 में से 15 जो जजेस है उन्होंने अपोज किया इसको और उन्होंने ये कहा कि इनको मौका दिया जाए, लीगल एक्सेस दिया जाए, क्योंकि वो एक दूसरे मुल्क में है जिस मुल्क के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है। और इसमें दूसरी बात यह है कि 2017 में भी एक कोर्ट ने ये हिंदुस्तान के फेवर में फैसला दिया था जब कंगारू कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया और उसमें अपोजिशन जो भारत सरकार की थी
उसमें हमारे ही लीडर जो हैं शशि थरूर जो हैं उन्होंने रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने की पेशकश की थी। और यहाँ हमारे इस वक्त कोई अपोजिशन, जो अभी हमारे जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान से कह रहे हैं अपोजिशन ने ऐसा किया वैसा किया, हिंदुस्तान एक है, इस वक्त कोई अपोजिशन की बात नहीं है कि सरकार की बात नहीं है। जैसे कांग्रेस के टाइम पे बहुत से ऐसी घटनाएं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांग्रेस ने तरजीह दी इंटरनेशनल मुद्दों पे बोलने की। आज बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस का मुझे लगता है कि फर्ज बनता है कि वो एक होके ये एक नई जंग लड़े और कुलभूषण यादव की जान की रखवाली की सबसे बड़ी एक इंश्योर करना चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान पे ऐसे यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो है जो एक लीगल एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सके, वो कुछ भी उनकी जान पे इस वक्त कैसे सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। रिफत जावेद साहब, आज ये फैसला जब आ रहा था उस वक्त मैंने पाकिस्तान सोशल मीडिया पर देखा या पाकिस्तान के कई न्यूज़पेपर मैंने देखे जिसमें पाकिस्तान इस बात को लेकर एक तरह से खुश है कि हिंदुस्तान को की जो मांग थी रिहाई की कि कुलभूषण यादव को रिहा किया जाए, उसे खारिज कर दिया गया। तो पाकिस्तान उसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। क्या वाकई में यह पाकिस्तान की जीत है? देखिए, खैर सोशल मीडिया में तो जो गैर जिम्मेदार लोग दोनों ही तरफ है, तो सोशल मीडिया पे क्या लिखा जा रहा है उस पर मत जाइएगा। और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में से आई एम श्योर कि उनकी भी मजबूरियां होंगी कि वो पाकिस्तान का दिफा करे, डिफेंड करे। मैं एक को दूसरी बात कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि अभी मैंने देखिए, एक तो मैं शायद मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। 15 मिनट पहले मैंने ये कहा था कि किसी ताकतवर मुल्क की पहचान ये होती है, ताकतवर मुल्क की पहचान ये। भाई मैं बोल लूं भाई 1 मिनट भाई, ऐसा है मैं कामरान थोड़ा सा सुन लेते, मैं आ रहा हूं कामरान साथी साहब, मैं आ रहा हूं, आपका वक्त आएगा। जी कंटिन्यू कीजिए रिफत जावेद साहब। ये 15 मिनट पहले मैंने यह कहा कि किसी ताकतवर मुल्क की पहचान ये होती है कि वो अपने एक शहरी की जान की को कितनी अहमियत देता है। और उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, उसके जो आखिरी 2 लाइन है कि आवर गवर्नमेंट विल ऑलवेज वर्क फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एवरी इंडियन। तो आई थिंक ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर ये यकीन दहानी करा रहा है कि उनकी सरकार हर एक हिंदुस्तानी शहरी के वेलफेयर और उनकी हिफाजत की गारंटी देता है, तो यह बहुत बड़ी बात है। रही बात कि मेरी दूसरी बात यह होगी कि पाकिस्तानी सरकार को मेरी यह गुजारिश होगी कि आप एक तरक्की की तरफ गामजन होना चाहते हैं तो शुरुआत ये कीजिए कि एक हिंदुस्तान का एक शहरी वहां पे आपके कब्जे में है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान ने राइटली इसको अपना आना का मसला बनाया है, तो आप भी थोड़ा सा आगे बढ़िए। आपने अभिनंदन के मामले में जो जनरॉसिटी दिखाई थी, एक और जनरॉसिटी दिखाइए। इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दूरियां, बहुत सारी गिले शिकवे कम होंगे और फिर दोनों मुल्कों के बीच में एक ऐसा माहौल कायम होगा जिसमें जो आप चाह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो और गुफ्तगू शुरू हो, आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। तो प्लीज इसको ये मत आना का मसला आप मत बनाइए, रिलीज कर दीजिए और इसको बाज़ाब्ते वो लीगल प्रोसेस से जाने से रोकिए। बिल्कुल कामरान साथी, मैंने यही बात पहले भी कही थी जो रिफत जावेद साहब करें कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि इमरान खान ने नारा दिया था नए पाकिस्तान का, यह एक बहुत अच्छा मौका है। वो यहां पर साबित करें कि अब वो नया पाकिस्तान बन रहा है और इंसानी बुनियादों पर कुलभूषण यादव को रिहाई मिलनी चाहिए पाकिस्तान से। क्या नए पाकिस्तान की बुनियाद हम किसी जसूस को छोड़कर उसकी कुर्बानी देके करें, जो हमारे टुकड़े करने की ख्वाहिश फिल्में और लेके आया और जहाँ पे वो उसका प्रचार भी करता रहा पोजीशन, हम उसे छोड़ के करें? क्या जो बलोचिस्तान पे, जो पाकिस्तान पे टुकड़े वहाँ पे करना देखना चाहता है, हम उसको छोड़ के उसकी रिहाई के तौर पे करें? क्या वो जो कराची के अंदर ये देखिए अब नहीं कामरान साकी, हिंदुस्तान की ये सोच नहीं है। पाकिस्तान को करीब आने की जरूरत है, पाकिस्तान को करीब आने की जरूरत है। आप करीब से देखिए। मुझे ये बताइए कि अभिनंदन को जब हमने छोड़ा तो आप और हमारे अंदर कितनी दूरियां कम हुई? कोई एक मुलाकात हुई, कोई उसके बाद कोई काम हुआ, आपके इलेक्शन आ गए, फिर आप तस्लीम नहीं करते कि आपके पोजीशन का दबाव आपके ऊपर है, आपने अभिनंदन को छोड़ा, आपने अभिनंदन को छोड़ा, उसके बाद आपने वीडियो जारी कर दिया कि कैसे आप इंसल्ट कर रहे हैं अभिनंदन को। सर क्या इसकी इंसल्ट थी? वो चाहेगा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये इंसल्ट थी?
क्या हमने उसे हुरैरा जी यहाँ देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी इस मुद्दे पर उस तरह का एक जो दिल दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा है। कामरान साहब जो कह रहे हैं वो साफ साफ एक बानगी इस बात को है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, देखिए किस तरह से होता है कि खरगोश आंख बंद करके बैठा रहे और वो सोचे कि कोई उसको मारने नहीं आए। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सरकार इसको पाकिस्तान में अपनी जीत के रूप में दिखा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रिहा करने का आदेश नहीं दिया। तो इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में क्या माहौल और क्या हालत है। जहां तक कि कामरान साहब कह रहे हैं कि जिस तरह का आरोप कुलभूषण जाधव पर लगा रहे हैं, कामरान साहब, भारत की ये आदत नहीं रही है। भारत ना आतंकवादियों को पालता है, ना आतंक को फैलाता है, ना आतंक का एक्सपोर्ट करता है अपने पड़ोसी मुल्कों में। भारत ने हमेशा ये चाहा है कि पाकिस्तान भी फले फूले आगे बढ़े। आप कम से कम भारत की तुलना अपने देश के साथ मत कीजिए, जिस देश ने पैदा होने के साथ ही आतंकवाद को पाला, आतंकवाद को पोसा, आतंकवाद को जिया, आतंकवाद को जी रहा है, उस देश के साथ कम से कम आप इस तरह से भारत की तुलना मत कीजिए। आप वहां के मीडिया से हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपको ये समझना चाहिए कि आतंकवाद फैलाना भारत की पॉलिसी नहीं रही है, कभी नहीं रही है, कम से कम पाकिस्तान की तरह तो नहीं रही है जिसने आतंकवाद फैलाने को अपना मूल मंत्र मान लिया है। और आप किस तरह से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो वहां बिजनेस करने गया, आपने मिलिट्री अदालत बिठाई, आपने फांसी की सजा दे दी। अरे आपकी तो न्यायपालिका की हालत यह है, आपके यहाँ जुडिशियल सिस्टम की हालत तो ये है कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी ये आरोप लगाती है कि सरकार जज को ब्लैकमेल कर रही है कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ कठोर से कठोर सजा दे। ये तो आपके यहाँ जुडिशियल सिस्टम की हालत है, मिलिट्री सिस्टम की हालत तो छोड़ ही दीजिए। आज भी दिक्कत इस बात की है कि क्या इमरान खान बड़ा दिल दिखाए तो कैसे दिखाए, क्योंकि कुलभूषण जाधव को सजा तो मिलिट्री की अदालत ने दी है। अगर इमरान खान इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे तो पता लगे कि नवाज शरीफ की तरह, बेनजीर भुट्टो की तरह उनके साथ भी वहां की सेना वही कर देगी जो इससे पहले अपने प्रधानमंत्री के साथ करती थी। जब आपको मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ इस तरह की तुलना मत कीजिए। संतोष जी, बात हो गई। भारतीय वायुसेना आपको सबक सिखाने के लिए तैयार थी, इस डर की वजह से छोड़ा। संसद में बैठकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, वो आपका डर था, उस डर की वजह से आपने छोड़ा। कम से कम ये मत नहीं कामरान, अब आज के फैसले को ही देख लीजिए। आप लोगों की पॉलिसी, आईसीजे खुद कह रहा है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को तोड़ा है, उसकी खिलाफवर्जी की है। को मजबूत बनाइए और कामरान कि आतंकवाद छोड़ो, बातचीत की टेबल पे आओ। देखिए, फैसले को पढ़िए, उसकी ट्रांसलेशन कर दीजिए, वरना मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। अगर आपको शायद की कंफ्यूजन हो या उसकी हिंदी ट्रांसलेशन में आते आते वो फैसला तब्दील होता है तो मैं आसानी आपके लिए पैदा कर देता हूँ। आप उसमें पढ़िए कि कितने नुकात जो आपने रेफरेंस दायर किया था, जो मुकदमा लेके गए थे, आपने क्या इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए और आपका मौकफ क्या था, आपकी डिमांड क्या थी, और उनमें से कितने पूरे हुए। सवाए फांसी के सवाल थे और इसके ऊपर नजरसानी के कोई फैसला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आया। आपने उसे कहा कि हमारे हवाले कर दें, यानी इंडिया के, वो नहीं हो सका। आपने और बहुत सारी डिमांडें और चीजें थी कि ये जेनेवा कन्वेंशन फैसले की कॉपी मेरे पास भी है, मैं भी आपको सुना देता हूं कि 15-1 के वोट से रिजेक्ट द ऑब्जेक्शन बाय द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टू द admissibility of the application of the Republic of India and finds that the application of the Republic of India is admissible। ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा है। दूसरी बात, 15-1 के फैसले से उन्होंने ये माना कि आपके देश ने, जो भारत ने आर्टिकल 36(1)(b) के तहत जो एप्लीकेशन, जो याचिका दायर की थी, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने माना कि आपके देश ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, उस कन्वेंशन का उल्लंघन किया जिसका सिग्नेटरी आपका देश भी है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि आपने काउंसलर एक्सेस न देकर नेचुरल जस्टिस, जो न्याय का जो प्राकृतिक सिद्धांत है, उसका उल्लंघन किया है। तो इस फैसले को उस तरह से मत देखिए कि हमें छोड़ने का आदेश नहीं दिया है। नहीं, देखिए कामरान इस चीज को यहाँ पर समझना होगा। कामरान साहब, कामरान यहाँ पर इस चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान की इस हठधर्मी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है, अगर इसी हठधर्मी पर पाकिस्तान रहा तो आगे और नुकसान होगा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान कहां से कहां चला गया है कामरान, सोचना चाहिए ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए।
अगर हम इंडिया से दूरी चाहते हैं तो हम ना ही करतारपुर खोलते और ना ही अभिनंदन को वापस भेजते। हम तो इंडिया से फुर्सत चाहते हैं। नहीं तो एक मिसाल काम कीजिए, कुलभूषण जाधव को रिहा करके एक मिसाल काम कीजिए कामरान साकी। पटल पे आप पाकिस्तान एक मिसाल काम करे कि अगर मजबूरी ना होती तो आज सर्वाइव करना है आपको और भी काम करना है। आप यहाँ अपने आकर के आपको पता हो, आप यहाँ पे तर्क दे रहे हैं कि इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और कन्वर्ट कर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है कामरान, बात हो गई, दीपक बात हो गई। मैं सुभाष गुप्ता जी क्या वाकई में पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं लगती है इस फैसले के बाद भी? जिस तरह से जो कुछ पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, या जिस तरह से खुद कामरान साकी का जो रिएक्शन है, कि क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का दिल साफ नहीं है एक तरह से? बिल्कुल भी दिल साफ नहीं है, ये कहना उचित होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि जाधव के केस के अंदर ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ लगेगा, और ये बात बिल्कुल तरह से खारिज कर दी गई कि इस केस के अंदर ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ नहीं लगेगा, लेकिन वियना कन्वेंशन ही लागू होंगे। और पाकिस्तान को एक ये जो कह रहे हैं कि रिहा नहीं किया गया, हमने रिहाई मांगी थी, याचिका में तो हम जब भी कोई याचिका दायर करते हैं हम 25 तरह के जो है उससे रिलीफ मांगते हैं, लेकिन कौन कौन से रिलीफ हमारे को मिले और कौन कौन से रिलीफ हमारे को नहीं मिले, उससे एक जायजा लगता है कि हमारी जीत हुई या नहीं हुई। एक ये एस्पेक्ट ले रहे हैं कि हमने रिहाई की मांग की थी जो नहीं हुई, उसके ऊपर भी ये कहा गया कि आपका जो प्रोसेस आज तक चला है उसकी हम जो है निंदा नहीं कर रहे, लेकिन वो हम ये कह रहे हैं कि वो स्पष्ट रूप से नहीं चला, अब आप इसको स्पष्ट रूप से चलाइए। यानी कि ये आपकी पूरी जुडिशरी के ऊपर, जिसके तहत आपने जाधव को जो है डेथ सेंटेंस दी थी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया, और इस सवालिया निशान को मिटाने के लिए यह कहा गया कि आप पूरी दुनिया को यह दिखाइए कि आपका जुडिशियल प्रोसेस जो है एक वो पूरे रिव्यू करता है और वो एक इफेक्टिव रिव्यू करता है, और कोई भी बात पाकिस्तान ने जो भी वहां कही, कोई भी बात मानी नहीं गई। अब ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाहे कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन लेकर एक ये भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर जो नुमाइंदे जाते हैं वो सरकारों की तरफ से जाते हैं, उनकी एक लीगल कॉम्पिटेंस होती है, वो बात अलग है, वो एक दुनिया के जो है एक न्याय प्रणाली को वो प्रकट करते हैं या उसकी जानकारी रखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं। और अब इस पॉलिटिकल नुमाइंदे के नजरिए से देखा जाए तो संसार के जो 15 पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं पूरे संसार के, वो पॉलिटिकल नुमाइंदे हिंदुस्तान के साथ हैं, और एक नुमाइंदा जो उनका अपना है वो उनके साथ है। बिल्कुल। रिफत जावेद साहब, ये एक अच्छा मौका है, ये पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आलमी सतह पर, दुनिया की सतह पर वो एक अपनी एक अच्छी छाप छोड़ सकता है। हमें बिल्कुल याद है कि अभिनंदन के वक्त जो कदम पाकिस्तान और इमरान खान की सरकार ने उठाया था, पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हुई थी, और आज फिर एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास अपनी छवि बनाने के लिए। मुझे याद है मैंने सबसे पहले तारीफ की थी कि ये बहुत अच्छा जेस्चर था। देखिए, आज पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया इंडिया के लिए, उसके अलावा उन्होंने हाफिज सईद को अरेस्ट भी कर लिया। मेरा ये कहना यह है कि पाकिस्तान के लिए अब ये सोचना जरूरी है कि वो किस रास्ते पे चलना चाहता है। अगर उसी रास्ते पे चलना चाहता है जिसपे वो 70 साल से चलता आ रहा है, तो उसे पता है कि आज उसकी इकोनॉमी कहाँ पे है, आज उसकी जो इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहाँ पे है, ये सबको पता है। ये मैं पाकिस्तान के ऑडियंस को मैंने बहुत करीब से देखा है, वहां के लोगों को बहुत करीब से देखा है, इंटरेक्ट किया है। मुझे पता है कि कोई जंग नहीं चाहता है, वहां इकोनॉमिकली बहुत तबाही आ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरे हालत पे है। मेरे ख्याल में वजीर आजम इमरान खान का फोकस वो होना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जाया जाए। ये एक हिंदुस्तानी शख्स को अपनी अना का मसला बना करके और फिर से वहीं पे, चूंकि देखिए इंडिया, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत बड़ा सुपर पावर है, आप इससे टक्कर लेकर के, इससे मुजाहिमत करके आप नहीं रह सकते हैं। तो बेहतर यह होगा
कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाए, फिर देखें इंडिया आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप हाथ बढ़ाएगा। आप एक कदम तो चले, देखिए हमारे यहां से लोग 10 कदम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आप ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़े, ताकि दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात बेहतर हो। चूंकि लोग वही हैं, सब वही चाहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं यहाँ के लोग। तो आप कोशिश तो करें। और ये कुलभूषण जाधव के केस जो है वो बहुत अच्छा मौका है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। संतोष जी, क्या लगता है कितना भरोसा पाकिस्तान पर किया जाए? हालांकि बहुत दबाव है, इंटरनेशनल प्रेशर है उसके ऊपर, उसके अंदरूनी जो हालात हैं वो एक तरह से बड़े नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन जिस तरह से आज फैसला आया है, कितना भरोसा पाकिस्तान पर किया जाए कि वो हिंदुस्तान के हक में कदम उठाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, जहां तक कुलभूषण जाधव के वापस आने की बात है, एक बात तो मान के चलिए कि भारत वापस लाएगा, समय भले ही लगे लेकिन वापस जरूर कुलभूषण जाधव इस देश में आएंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान पर जहां तक भरोसा करने की बात है तो पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हमने अभिनंदन के समय देखा कि उन्होंने रिहा किया, बाद में किस तरह का वीडियो आ गया। हमने लाहौर बस यात्रा जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे उस समय देखा कि एक तरफ हम शांति की बात कर रहे थे, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, दूसरी तरफ कारगिल में घुसपैठ हो रहा था। हमने आगरा के समय, आगरा समिट के समय देखा, हमने तमाम बार ये देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने बार बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो पाकिस्तान पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और पाकिस्तान कोई ईमानदारी कोशिश करेगा, ईमानदारी के साथ कोई प्रयास करेगा, इसकी उम्मीद करना भी फिलहाल आज की तारीख में बेमानी है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और एक चीज और मैं थोड़ा सा यहां पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा कि कुलभूषण जाधव का मामला आतंकवाद से जुड़ा मामला है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत इसको नहीं सुन सकती। अब उसका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि भारत बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ और तमाम मंचों पर कह रहा है कि हमें आतंकवाद को परिभाषित करना चाहिए, यानी दुनिया के तमाम देश बैठकर यह परिभाषित तो करे कि टेररिज्म है क्या, आतंकवाद है क्या। तो उसमें पाकिस्तान अड़ंगा लगाता है, यहां आपका पक्ष दूसरा है, वहां आपका पक्ष दूसरा है, आप बेनकाब हो रहे हैं, लगातार बेनकाब हो रहे हैं और यह दुनिया देख रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आलमी अदालत में आज हिंदुस्तान को एक जीत मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से यह जीत एक तरह से अधूरी है। असल जीत तो उस दिन होगी जब कुलभूषण जाधव को हम हिंदुस्तान वापस लेकर आएंगे। उसी दिन हमारी सरकार की भी असल जीत होगी, जिस दिन कुलभूषण के सर से तमाम इल्जामात एक तरह से खारिज होंगे और कुलभूषण जाधव जो मुल्क का एक जवान है वो जब हिंदुस्तान वापस आ जाएगा सही सलामत, उसी दिन हिंदुस्तान की जीत होगी, हमारी जीत होगी और सरकार की जीत होगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हालात आलमी सतह पर बदल रहे हैं, बहुत जल्द कुलभूषण मुल्क वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सुभाष गुप्ता जी, रिफत जावेद साहब, संतोष पाठक जी, दीपक पांडे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़े थे और कामरान साकी भी मेरे साथ जुड़े थे। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।